आखिरी क्लास होगी बेटा, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और कल की क्लास में हम नॉन मैटर्स पढ़ेंगे, धातु पढ़ेंगे। नॉन मैटर्स में कार्बन सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने सोना पढ़ा था, चांदी पढ़ा था, मरकरी पढ़ा था, याद है ना। मरकरी, अब मरकरी से 2-3 पॉइंट रह गए थे बेटा लास्ट क्लास में, तो वो फटाक से हम लिख लेते हैं, है ना। चलिए, मरकरी से 2-3 क्वेश्चंस क्या रह गए थे वो सुनो। मैंने ये तो बता दिया था मरकरी का सिंबल क्या होता है ना। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, मरकरी +1 की फॉर्म में भी होता है, +2 की फॉर्म में भी होता है ना। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। मरकरी का एस तो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको हम सीने बार कहते हैं, वो भी एग्जाम में आ जाता है, तो याद रखिएगा मरकरी को हम जिस एस से निष्कासित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम सीने बार कहते हैं। अब बच्चों सुनो, मरकरी अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ह्यूमन बॉडी में मरकरी यानी पारा बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमें एक बीमारी कर देता है बच्चा, उसे बोलते हैं मीना माटा डिजीज। कौन सी डिजीज? मीना माटा डिजीज। क्या ये चीज बताई थी मैंने? अगर नहीं बताई है तो अब लिख लीजिए, मीना माटा रोग कर देता है बेटा। मरकरी के मॉलिक्यूल्स अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाए, ह्यूमन बॉडी में आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाता है जिसको मीना माटा रोग कहते हैं। सुनिए, मीना माटा जो डिजीज होती है ना, इसमें क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम खराब होता है। नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, दो आते हैं। तो बच्चों मरकरी सीधा और सीधा कहां पे इफेक्ट करता है? हमारी नर्वस सिस्टम को खराब करता है। तो एग्जाम में आता है कौन सी धातु के मॉलिक्यूल्स इनहेल करने से मीना माटा डिजीज हो जाती है, मीना माटा रोग हो जाता है। तो पारा धातु, मरकरी को हम हिंदी में पारा कहते हैं। पारा धातु के मॉलिक्यूल्स अगर हमारी बॉडी में ज्यादा जम जाते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसी बीमारी को हम मीना माटा रोग कहते हैं, मीना माटा डिजीज कहते हैं। उसके बाद सुनो बच्चों, नेक्स्ट मरकरी के 2 कंपाउंड है बच्चों, जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मरकरी के 2 यौगिक हैं, एक होता है मर्क्यूरस क्लोराइड और एक होता है बच्चा मर्क्यूरी क्लोराइड। दोनों ही जहरीले होते हैं अपनी अपनी जगह। तो लिखेंगे पहला जो मरकरी का कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड हिंदी में सेम नाम है बच्चों, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसको कहां पे काम में लिया जाता है? सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड को एज ए फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब होता है फंगस को मारने के लिए, फंगस जो होते हैं, कवक होते हैं, उनको मारने के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं इसको। और ये कहां काम में लिया जाता है? ये लिया जाता है एज ए फंगीसाइड। फंगस का मतलब होता है बेटा कवक, फफूंद। तो कवकनाशी के रूप में मरकरी का एक कंपाउंड, पारा धातु का एक यौगिक काम में लिया जाता है, जिसको हम मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, है ना। मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, ये कवकनाशी के रूप में काम में लिया जाता है। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, इसे कैलोमल के नाम से भी फेमस है। अगर आपको लिखना हो ना तो इसी को कैलोमल भी कहा जाता है बच्चा। मर्क्यूरस क्लोराइड का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कैलोमल कहते हैं, कैलोमल भी इसी का दूसरा नाम होता है। ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है मरकरी का HgCl2, है ना, जिसको हम मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। और ये मर्क्यूरिक क्लोराइड ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है बच्चों। मर्क्यूरिक क्लोराइड टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है बच्चों। जहरीली चीजें बनाने में काम आता है, तो लिख देना ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। इसका फॉर्मूला होता है HgCl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है HgCl2 और मर्क्यूरस क्लोराइड होता है Hg2Cl2, Hg2Cl2। ये दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो मरकरी धातु होती है वो दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करके, किसी अन्य धातु के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमलगम बना लेता है ना। इसीलिए हम मरकरी धातु को कहां पे नहीं ले जा सकते हैं? हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते हैं। हवाई जहाज में बैन है मरकरी ले जाना, क्योंकि हवाई जहाज का बॉडी किसका बना होता है? एल्युमिनियम का। तो मरकरी एल्युमिनियम के साथ चिपचिपा सा पदार्थ बना देता है। मरकरी आप जानते हैं लिक्विड स्टेट में होता है, तो एल्युमिनियम के साथ चिपक जाएगा और एक चिपचिपा पदार्थ बना देता है, जिसको अमलगम कहते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मरकरी कौन सी धातु से रिएक्ट करके, जो पारा धातु है वो कौन सी धातु से अभिक्रिया करके अमलगम नहीं बनाता है? तो आपको आयरन याद रखना है, लोहा। इसीलिए हम मरकरी को लोहे के पात्र में रखते हैं। लोहा हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनसे ना के बराबर रिएक्ट करता है आपका मरकरी। तो मरकरी धातु को कहां पे रखा जाता है ताकि अमलगम ना बने? तो लोहे के कंटेनर के अंदर रखा जाता है, आयरन कंटेनर के अंदर इसको रखा जाता है, राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। मेटल्स के बारे में मरकरी मैंने करवा दी है। अब अगला जो हमें पढ़ना है आज की क्लास में मेटल, बाकी के मरकरी क्वेश्चंस पिछले वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें आज पढ़ना है कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में चलिए फिर, कॉपर जिसको हिंदी में हम तांबा धातु कहते हैं। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या कितनी होती है? आपको मैंने कहा था ना कि 20 तक तो याद करने पड़ेंगे आपको, और अगर कोई बच्चा 30 तक याद कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 नंबर पे आता है, 29 नंबर पर। और मैंने एक चीज आपको ये भी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है। और जो एक्सेप्शन वाली चीजें होती हैं वो केमिस्ट्री में पूछ ली जाती हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं हम? याद है 29 एलिमेंट्स, 29 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया था आपकी मैम ने। मैंने कहा था कॉपर के अंदर जो 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो इसको लिखा जाता है आर्गन। आर्गन आर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 पे आता है। ऐसे आपने आर्गन कर दिया 18, तो 18 पे यहां हो गए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैसे लिखते हैं हम? 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 3d में 10 भरते हैं। तो ऐसे कॉपर का लिखा जाता है, पहले 4 आता है, बाद में 3d आता है। ये याद रखिएगा, पहले क्या आता है? पहले 4s बनाता है और बाद में 3d बनाता है। ये होता है कॉपर का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पढ़ा दिया तो अच्छा, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आइए जब बात करते हैं कॉपर के बारे में, तो सबसे पहला कॉपर पहली धातु है जो इंसानों ने काम में ली थी। ये जितनी भी सारी मैं मैटर्स पढ़ा रही हूं ना, सबसे पहले इंसानों ने सबसे पहले कौन सी धातु काम में ली थी? तो आप क्या बताओगे बेटा? वो कॉपर धातु। तो आप लिखिए पहला पॉइंट, क्या लिखोगे? कॉपर वाज यूज्ड बाय फर्स्टली बाय मैन। फर्स्ट मेटल थी बेटा ये जो इंसानों ने यूज में ली थी। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु को काम में लिया गया था? तांबा धातु पे। तांबे के बर्तन बनाए गए थे, तांबे के सिक्के बनाए गए थे, तो तांबा धातु लिख लीजिए। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु को उपयोग में लिया था। मनुष्य ने तांबा धातु सबसे पहले काम में ली थी, सबसे पहले उपयोग में ली थी या काम में ली थी बेटा? पहला मेटल है जो इंसानों के द्वारा काम में लिया गया था। बात करते हैं मैम तांबे को कहां से निकालते हैं? तांबे का और कौन सा होता है? एस्ट कौन सा होता है? कॉपर को हम कौन से एस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो कॉपर को हम निकालते हैं बेटा किससे? आप बताओगे। कॉपर का एस्ट होता है, उसका नाम होता है कॉपर पायराइड। तांबा धातु को जिस एस्ट से हम निकालते हैं उसे कॉपर पायराइड कहा जाता है। लिख दीजिए कॉपर पायराइड। मैंने एक और पायराइड करवाया था, बताओ कौन सी धातु का करवाया था? कॉपर पायराइड। ये क्या है? कॉपर पायराइड कॉपर धातु का एस्ट है जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसे कहा जाता है कॉपर पायराइड।
हाँ जी, एक और करवाया था पायराइट। मूर्ख होगा सोना किसको बोला था? मैंने कहा था कौन सी धातु में हल्की सी चमक होती है सोने जैसे कि मूर्ख लोग उसको सोना समझ लेते हैं। लोहे के अंदर आयरन पायराइट को क्या मान लेते हैं? Fe2 को, आयरन पायराइट को थोड़ा सा सोने का जैसा कलर होता है, हल्की सी उसमें चमक होती है, लेकिन वो लोहा होता है और जो मूर्ख लोग होते हैं उस लोहे को सोना समझ लेते हैं। लेकिन ये कॉपर पायराइट की बात हो रही है। कॉपर तांबा धातु को हम इस S से निकालते हैं बेटा। तांबे की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तांबा भी दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। याद है ना मैंने कहा था डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो मेटल्स होती हैं, डी ब्लॉक में सारी की सारी 40 मेटल्स होती हैं, सारी की सारी धातुएं होती हैं डी ब्लॉक में, उनकी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है, वैलेंसी चेंज होती रहती है। तो अगर कॉपर होता है +2 की +1 की फॉर्म में तो बेटा इसे कहा जाता है क्यूप्रस। क्या कहा जाता है? क्यूप्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूप्रस कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है। अगर तांबा धातु +1 की फॉर्म में होता है तो क्यूप्रस कहलाता है। अगर तांबा धातु +2 की फॉर्म में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इसको क्यूप्रिक कहा जाता है। इसे क्यूप्रिक कहा जाता है। ये आप लिख लीजिएगा। जैसे मर्क्यूरी का भी हमने 2 करवाया था, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, याद होगा आपको। मैम एक्वारिजिया क्या है? बेटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सोना धातु को, गोल्ड को जिस सॉल्यूशन में हम मेल्ट करते हैं, घोलते हैं, उसे एक्वारिजिया कहा जाता है। आप पीछे की क्लासेस नहीं करके आए हैं क्या? हाँ, जो बच्चे पीछे की क्लासेस नहीं करके आए, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। HCl + HNO3 का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे एक्वारिजिया कहा जाता है। बच्चों तांबे के बारे में क्या क्या याद करनी है? ये सारी बातें। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, तांबे के बारे में आप क्या याद करोगे? जो कॉपर होता है ना, ये अलग अलग कलर देना शुरू कर देता है जब आप इसको हवा में रखते हो। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब हवा के अंदर होते हैं। तो जैसे ही आपने कॉपर को हवा में छोड़ा, Cu + एयर, एयर का मतलब क्या होता है बच्चा? हवा। और हवा में क्या होता है? आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है। तो जैसे ही कॉपर को हवा मिलती है और ऐसी हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तो यहां से कॉपर बना देता है कॉपर ऑक्साइड, CuO। इसको ऐसे लिखते हैं सेकंड वाला कंपाउंड, यानी +2 की फॉर्म में बनता है। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये काला कलर देता है। तांबे का काला कलर कब होता है? काला रंग कब देता है? तो तांबा काला पड़ जाता है हवा में रखने से। आपने देखा होगा कॉपर की चीजें आती हैं, है ना, हमारे घर में बर्तन होते हैं वो काले से पड़ जाते हैं। फिर हमारी मम्मियां वो एक साइकिल पे बेचने आता है ना बर्तन वो कहता है तांबे के बर्तनों की सफाई करवा लो, ऐसे मिट्टी से रखता है, उसे साफ करता है तांबे को वापस उसी कलर ले आता है, वही कलर ले आता है। तो कॉपर कब काला पड़ता है? जब आप कॉपर को हवा में छोड़ोगे और उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cu बन जाएगा और वो काले कलर का हो जाएगा, तांबे के ऊपर काला कलर चढ़ जाता है। मनीष कुमार कह रहे हैं एप्लीकेशन चलने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, वो ठीक हो रही होगी अभी। ठीक है, अगला, अगर आपने कॉपर को हवा में छोड़ा, हवा में इसको क्या मिल गया? हवा के अंदर ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और साथ में आप बताओ हवा में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, पानी भी, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर वेपर होता है, जल वाष्प होता है। तो यहां से ये जब बना देता है CuCO3, इसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। और बेटा जब कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है तो कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं भी बताऊंगी आपको। ठीक है, और अगर आपने कॉपर को हवा में छोड़ा, एयर में छोड़ा, हवा में छोड़ा, अब हवा में तो इसको देखो क्या क्या मिलेगा? हवा में बेटा ऑक्सीजन गैस भी होती है, हवा में वाटर भी होता है, H2O भी होता है, हवा के अंदर CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। जब इन सबसे रिएक्ट कर जाता है कॉपर तो कॉपर बनाता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। और बेटा ये होता है ब्लू ब्लैक कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का। काला जो पड़ता है, काला नीला रंग का बनता है, काला और नीला रंग कॉपर के ऊपर चढ़ गया, तांबे के ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब है उसमें कॉपर ने कार्बोनेट की लेयर भी बना दी और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बना दिया। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सुनिए। कॉपर किससे अभिक्रिया करके काला पड़ जाता है? आंसर ये रहा। कॉपर के ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाएगी? कॉपर हरे रंग का पड़ जाता है, ये रहा आंसर। कॉपर काला ब्लू ब्लैक से पड़ गया, काला नीला पड़ गया, तब वो कब पड़ेगा बेटा? तब वो पड़ता है जब कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो कॉपर काला नीला भी पड़ सकता है। ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है बेटा, कॉपर का एक कंपाउंड होता है CuSO4.5H2O, इसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, लेकिन कॉमर्शियल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। और ये नीला थोथा कहां काम में लिया जाता है? ये फर्टिलाइजर्स बनाने में और कवकनाशी, फफूंद का नाश करने के लिए। घरों में होता है ना पानी वानी के टैंक में ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत नमी मिलती है, वहां पे कवक लग जाते हैं, है ना। और ये कवक क्या करते हैं आप जानते हैं? बीमारियां करने का काम करते हैं। जितने भी सारी हमें स्किन इंफेक्शन होते हैं, त्वचा में जितना भी सारा इंफेक्शन होता है वो सारा कवक की वजह से होता है। डेंड्रफ लग जाता है बालों में, वो भी कवक होता है एक तरीके का, है ना। तो सुनिए जरा मेरी बात, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये इसका केमिकल नेम पूछेगा तो आपको कॉपर सल्फेट का क्या आना है? कॉमर्शियल लैंग्वेज में हम इसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ये ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, ग्रुप डी में कैसे पूछा था? आपसे 4 ऑप्शन दिए और पूछा इनमें से कौन सा एक कवकनाशी है, इनमें से कौन सा एक फंगीसाइड है बेटा? फंगीसाइड है, ठीक है। फंगीसाइड का मतलब फंगस को मार दे, कवक को मार दे। तो बच्चा जो कॉपर सल्फेट होता है ये फंगीसाइड की तरह काम करता है। और फंगीसाइड का मतलब क्या होता है? कवकनाशी, कवकों का नाश कर देता है भैया, कवक को मार देता है। और इसीलिए हमारी फसल में जब ज्यादा कवक लग जाता है तो फसलों को खराब कर देते हैं, तो हम ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐसे उर्वरक डालते हैं जो कवकों को नाश करते हैं, उनके अंदर भी ब्लू विट्रियोल काम में लिया जाता है। तो लिख दो, ये फर्टिलाइजर्स में भी डाला जाता है। फर्टिलाइजर्स को कहते हैं उर्वरक। जब हमारे खेत के अंदर बहुत ज्यादा फसल के अंदर कवक लग जाता है, फसल को पनपने नहीं देता है ना, तो उस फर्टिलाइजर के अंदर हम ये मिलाकर भी डालते हैं। हम तो क्या डालते हैं, है ना, हम तो क्या डालते हैं, ये तो आ जाता है, हम फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं, उसके पीछे लिखा हुआ होता है। मैंने आपको देखो याद करो, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए। व्हाइट विट्रियोल बचा होगा, किसके बाद जिंक पढ़ेंगे उसमें आएगा बेटा, उसमें आएगा। ठीक है, चलो, तो ये 3 क्वेश्चंस कॉपर के याद रखने हैं आपको। और एक ब्लू विट्रियोल में कौन सी धातु के सल्फेट आयंस होते हैं? कॉपर धातु के। या पूछेगा ब्लू विट्रियोल का फार्मूला क्या है, या उसका केमिकल नेम क्या है, या कौन सा एक कवकनाशी के रूप में काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कॉपर होता है ना, Cu कॉपर, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये ना जर्म्स और बैक्टीरियाज को मारता है। आपने देखा है पुराने जमाने के लोग तांबे का एक जग रखते हैं, उसमें रात को पानी भर के रखते हैं और सुबह वो पानी पीते हैं, है ना। या आपने देखा होगा आजकल तो तांबे की बोतल्स आती हैं, ग्लास आते हैं। पुराने जमाने के लोग, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले इंसानों के द्वारा तांबे धातु काम में ली गई थी, तो बेटा तांबे के बर्तन चलते थे उस समय। तो मटका भी तांबे का आता था, थाली भी तांबे की आती थी, है ना, ग्लास भी तांबे के आते थे, जग समझते हो पानी वाला जग, वो भी तांबे का आता था। तो कॉपर ना
एंटीबैक्टीरियल मेटल की प्रॉपर्टी रखती है बेटा, एंटीबैक्टीरियल मेटल प्रॉपर्टी रखती है, इसे एंटीबैक्टीरियल मेटल कहा जाता है बच्चों। ये क्या करती है, लिखो, ये कीटाणु जीवाणुओं को नष्ट करने वाली धातु होती है, कीटाणु और जीवाणुओं को मार देती है बेटा, कीटाणु और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है बेटा, नष्ट करने वाली। इसीलिए पुराने जमाने के लोग जो है ना, वो पानी आज भी कॉपर के जग में, कॉपर के लोटे में पीते हैं। रात को कॉपर के तांबे का कोई बर्तन, उसमें पानी को आप भर के रख दो, सुबह सुबह खाली पेट पी लो, क्योंकि रात में जितने भी आपके पेट में जर्म्स या कोई कीटाणु या बैक्टीरिया चले गए हैं, तो आपने जैसे तांबे के अंदर रखा हुआ पानी पिया, पानी में तांबे के मॉलिक्यूल्स गए है ना, वो जाते ही आपके पेट के अंदर कोई कीटाणु को जीवाणु हुआ था, उसको खत्म कर देता है बेटा, ठीक है, उसको खत्म कर देता है। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा होता है तांबे के बर्तन में पानी पीना, बहुत अच्छा होता है, पेट में बीमारियां नहीं होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। लेकिन बच्चों, अगर बहुत ज्यादा, आप जानते हैं किसी भी चीज की अति तो बहुत बुरी हो जाती है, अगर हमारे शरीर के अंदर तांबे के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो एक बीमारी कर देते हैं जिसको विल्सन्स डिजीज कहते हैं, विल्सन रोग कहते हैं। तो लिखिए, अगर तांबा बहुत ज्यादा हो जाए हमारे बॉडी में तो कौन सी बीमारी, विल्सन्स डिजीज कहते हैं बेटा, इसको विल्सन रोग कहते हैं। अच्छा, इसमें लीवर खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, आप में से घबराए नहीं कि मैं तांबे के बर्तन में पानी पीता हूं, मैं बीमारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा सालों तक यूज करने से कॉपर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा चले जाते हैं, तब विल्सन्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप कॉपर के 2-4 साल से आपने शुरू किया पीना तो कुछ उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। बहुत ज्यादा तांबे के मॉलिक्यूल्स जब आप खा जाते हैं, इनहेल कर जाते हैं, तब जाकर ये होता है, एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो मीना माटा डिजीज किसकी वजह से हुई, मर्करी के मॉलिक्यूल्स में मीना माटा करते हैं। और अगर आपसे पूछे विल्सन डिजीज किस धातु के अणुओं की वजह से होती है, तब आप क्या करके आओगे, तांबा, कॉपर, कॉपर ज्यादा लेने पर ये हो जाता है। एक और होती है कैडमियम धातु के मॉलिक्यूल्स इटाई रोग करते हैं, वो आज की क्लास में आगे बता देंगे आपको। तो तांबे से बनने वाले क्वेश्चंस पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। तांबा आप जानते हैं बेस्ट कंडक्टर, मैंने आपको बताया था एक क्लास में, सिल्वर के बाद, चांदी के बाद तांबे को सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं हम, है ना, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक मानते हैं। इसीलिए हमारे घरों में बिजली के तार है ना, सारे किसके बनते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो अब ये तो क्या लिखूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूं ये चीज। तो कॉपर धातु जो होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक्सेप्शन होता है, अपवाद आता है। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं और फिर 3d में जाते हैं, क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल 3d से कम होता है, इसलिए जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उससे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। खैर ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा या पढ़ा दिया होगा। सबसे पहले इंसानों ने कौन सी धातु को उपयोग में लिया था, तांबे धातु को उपयोग में लिया था। तांबे को कहां से निकालते हैं, कॉपर पायराइट एस से निकालते हैं। तांबे की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 में होता है Q+ कहलाता है, +2 में होता है Q कहलाता है। तांबा जो होता है बेटा हवा में काला पड़ जाता है, क्योंकि तांबे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तांबा हवा में हरे रंग कब देगा, जब वो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देगा, तब वो हरा रंग देगा। तांबा काला नीला रंग कब देगा, जब कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों की लेयर कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है, तब। याद रखिएगा, नीला थोथा जो होता है वो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। कौन सी धातु को, कीटाणुओं जीवाणुओं को मारने वाली एंटीबैक्टीरियल मैटर की प्रॉपर्टी कौन सी धातु रखता है, कॉपर। लेकिन अगर कॉपर बहुत ज्यादा रख लेते हो, जो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में चला जाता है, तो बेटा वो एक बीमारी कर देता है जिसको विल्सन्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैटर लिखेंगे फटाक से, अब छोटी छोटी बची है। जिंक, अगला निकला जिंक। जिंक जस्ता धातु, जस्ता हिंदी में जस्ता बोलते हैं बेटा। सिंबल क्या होता है, Zn। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30। 29 पे कॉपर आता है, 30 पे जिंक आता है, लिख लो। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 30 होता है, और कौन से ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा बेटा। और डी ब्लॉक में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, ठीक है। अब सुनिए जरा जिंक के बारे में जब बात करते हैं हम, तो जिंक के एस्क 3 लिखवा रही हूं, तीनों एग्जाम में आते हैं। हम जिंक धातु को कौन कौन से एस्क से निकालते हैं। पहला जिंक धातु का जो एस्क होता है उसको जिंकाइट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जिंकाइट कहा जाता है। और जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO। बच्चों जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम जिंकाइट होता है। जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तो उसको जिंकाइट कहते हैं, और यहीं से हम इसकी मेटलर्जी करके हम वहां से हम जस्ता धातु को निकालते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जिंक सल्फाइड। दूसरा जहां से हम जिंक धातु को निकालते हैं उस एस को हम जिंक सल्फाइड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड कहते हैं। अब सल्फाइड का तो मतलब पता ही है आपको, ZnS। क्या कह दोगे इसका फॉर्मूला, ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS। बस इसका केमिकल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया। इसका कोई दूसरा नाम होता नहीं है, जिंक सल्फाइड होता है। तीसरा होता है बेटा, आप बताओगे जिंक कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट का नाम होता है कैलामाइन। कैलामाइन ये सबसे ज्यादा फेमस एस है इसका। कैलामाइन से हम कौन सी धातु निकालते हैं, कैलामाइन एक एस होता है जहां से हम क्या निकालते हैं, जिंक धातु को निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। इसे बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम एस की फॉर्म में क्या कह देते हैं बेटा, आप बताओगे कैलामाइन कह देते हैं। देखो कुछ कुछ एस के याद रखने पड़ेंगे, जैसे लेड का कौन सा एस बताया था मैंने, गैलेना। मरकरी का कौन सा बताया था, पारा को हम कहां से निकालते हैं, गैलेना। पारा को हम कहां से निकालते हैं, सिनाबार से निकालते हैं। ऐसे ही कैलामाइन से हम क्या निकालते हैं, जिंक निकालते हैं। सेडेराइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, इनसे हम क्या निकालते हैं, इनसे हम लोहा निकालते हैं। कैल्वेनाइट, सेल्वेनाइट से हम क्या निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, सोना निकालते हैं। अर्जेंटाइट से हम क्या निकालते हैं, अर्जेंटिनम, जिसको हम चांदी कहते हैं। ये कुछ कुछ एस आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया जिंक के 3 एस्क, 3 एस्क। अब अगला पॉइंट जिंक के बारे में आपको लिखना है, वो ये लिखना है जिंक कहां कहां काम में लिया जाता है। जिंक धातु के उपयोग क्या है बेटा, जिंक धातु का सबसे बड़ा उपयोग होता है गैल्वेनाइजेशन में। गैल्वेनाइजेशन को कहते हैं जस्ताकरण या यसद लेपन। मैंने कहा था लोहे को अगर जंग लगने से बचाना है तो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा दो, जिंक धातु की परत चढ़ा दो। इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन, जस्ताकरण, गलवीकरण या यसद लेपन हिंदी में कहा जाता है। तो जिंक का सबसे बड़ा काम कहां, गैल्वेनाइजेशन में काम आता है। दूसरा जिंक काम आता है बच्चा, दूसरा काम यही, चलो नीचे लिख देती हूं ना। दूसरा जिंक धातु काम में आती है बेटा नकली दांत बनाने में, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में। जब इंसान का दांत टूट जाता है और वो नकली दांत, जिसको हम कृत्रिम दांत कहते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों का दांत टूट जाता है तो वो क्या करते आते हैं, नकली दांत लगवा लेते हैं। और नकली दांत बनाने में जिंकाइट का पाउडर यूज होता है। जिंकाइट दूसरा नाम किसका होता है, जिंक ऑक्साइड का। इसी का पाउडर, इसी का चूर्ण काम में लिया जाता है। इसी का चूर्ण, आर्टिफिशियल टीथ, जिंक जो होता है इसको सफेद रंग का होता है, इसका चूर्ण जिंकाइट होता है ना। मैम जिंक क्या है बेटा, जिंक धातु है, वो क्या है, हाँ कैसा होता है जिंक धातु, तो देख लो कैसा होता है। चलो गूगल तो मेरे पास भी है, कैसा होता है दिखा दिया जाए आपको। कौन पूछ रहा है, गणेश पूछ रहा है ना। गणेश बेटा आज आपको जिंक दिखाई देते हैं, जिंक होता कैसा है, ये लो ऐसा दिखता है। जिंक से जिंक को भी टैबलेट आ गई, क्यों आई जिंक को भी।
अरे जब कोरोना चल रहा था याद करो तो एक दवाई बहुत खाई थी आपने, जिंकोविड नाम की खाई थी ना। ऐसा होता है बेटा जिंक, ये देखो ये है जिंक, इसी का पाउडर नकली दांत, ये देखो ना इसमें हल्की सी चमक है ना, ये नकली दांत बनाने में काम आता है पाउडर। इसके ऊपर पॉलिश वॉलिश करके दांत के जैसा कलर ले आते हैं और फिर बनाते हैं नकली दांत। सुनिए जरा अगला काम जिंक जो होता है वो दवाइयां बनाने में काम आता है। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे ऊपर आया था जिंकोविड। बेटा जिंकोविड एक दवा होती है, एक मेडिसिन होती है। पता है ये जिंकोविड क्या करता है? ये जिंकोविड दवा जो होती है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है जिंक। आप जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन सुन लो, जिंक हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, एंटीबॉडीज को बनाने में सहायक होता है। जिंक एक हार्मोन बनाने में सहायक होता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। आप साइड में लिखना, ये चीजें थोड़ी सी चैप्टर से हटके हैं लेकिन बहुत काम की हैं। तो जब कोरोना चल रहा था तो एक विटामिन सी की दवा और एक जिंकोविड नाम की दवा मेडिकल स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा खा लिया था इसे। ठीक है, तो जो जिंकोविड होता है याद रखिएगा, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और दूसरा याद रखना, जिंकोविड में कौन सी धातु है? जिंक। और यही जिंक हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन को बनने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है बेटा, है ना। तो ये जिंक जो है, इसीलिए जिंकोविड की दवा उस समय बहुत ज्यादा क्या हो रही थी मार्केट में, आपको आउट ऑफ स्टॉक दिख रही थी, आपको दिख रही होगी ना। चलो तीसरा काम में जिंक का लिख रही हूं, वो तो खैर बायोलॉजी में या ह्यूमन बॉडी में कैसे काम आते हैं वो बताएं। तीसरा काम होता है बेटा व्हाइट विट्रियोल। तीसरा काम क्या होता है आप बताओगे? ZnSO4.7H2O। इसे क्या कहा जाता है? इसे व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है। व्हाइट विट्रियोल, और व्हाइट को हिंदी में क्या लिखोगे? सफेद। तो इसे सफेद थोथा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सफेद थोथे का फॉर्मूला क्या है, ये अगर आपसे पूछे इसका केमिकल नेम क्या है तो करके आ जाना जिंक सल्फेट। और बताइए पता है कहां काम में लिया जाता है? घरों में हम व्हाइट वॉश करवाते हैं, पेंट करवाते हैं सफेद रंग का, ये सफेद रंग देता है, थोड़ा सा चमकीला सा देता है। ठीक है, तो ये वाला सफेद होता है, ये पुताई करने में, है ना, पुताई के अंदर डलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप लिख सकते हो व्हाइट वॉश वगैरह में, या पेंट जो आते हैं सफेद रंग के, आजकल सफेद ब्राइट सफेद आते हैं, बोलते हैं ना पर्ल व्हाइट कलर कर दो, थोड़ा सा चमकीला सा कर दो, उसके अंदर जिंक सल्फेट डलता है। तो व्हाइट वॉश करने में, पेंट बनाने में ये जिंक सल्फेट काम में लिया जाता है। तो आज मैंने आपको 2 थोथे पढ़ाए, वैसे 3 थोथे पढ़ लिए हमने, व्हाइट विट्रियोल सफेद होता, ब्लू विट्रियोल नीला होता, ग्रीन विट्रियोल हरा होता। तीनों के केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कौन से मेटल के कौन से सल्फेट आयन को कौन सा विट्रियोल कौन सा थोथा बोलते हैं, याद रखना। किसका कौन सा काम होता है? कॉपर सल्फेट सबसे ज्यादा पूछा हुआ है ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये जिंक के कुछ काम है। बाकी क्रॉकरीज बनाने में, क्रॉकरी समझते हो, हमारे घर में चाय का कप आता है सफेद कलर के चाय के कप में जिंक डाला जाता है ना, जिंक वगैरह डाला जाता है। ये जिंक के कुछ काम होते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जिंक से आपको याद रखना है नकली दांत बनाने में। जिंक का कैलामाइन नाम का एक और होता है, एस्क होता है। बाकी तो आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए क्या चाहिए? जिंक चाहिए। हमारे आंसुओं में जिंक होता है, हमारे पसीने में जिंक होता है। क्यों? क्योंकि हम जिंक खाते हैं, तो वही पसीने में निकलता है, आंसुओं में निकलता है। और साथ में आप क्या बताओगे बेटा? साथ में आप बताओगे ये इंसुलिन हार्मोन को बनने में भी सहायता देता है। जैसे एक बहुत फेमस दवा आती है जिंकोविड करके, ये दवा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर्स देते हैं, राइट। तो ये आपका जिंक धातु के बारे में इतनी ही चीजें आपको याद रखनी थी। हाँ, हरा थोथा खून बढ़ाने वाली दवाइयों में काम में लिया जाता है। जी बिल्कुल सही बोला है। अगला लिखेंगे हम नेक्स्ट यूरेनियम से बनने वाले क्वेश्चंस अभी करवा देते हैं। यूरेनियम का सिंबल होता है यू। एटॉमिक नंबर, अरे यूरेनियम का तो याद होना चाहिए। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 नंबर पे आता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 90 नंबर पे यूरेनियम आता है। अब मैं आपको आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ाऊंगी जिस चैप्टर का नाम है बेटा कौन सा? रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ाऊंगी। और रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी मैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, है ना, ये सब पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मोटा मोटा सुनो, यूरेनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये नेचर में कैसा है? ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है हिंदी में रेडियोधर्मी तत्व है। बच्चा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप टूटते रहते हैं, जिनमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है और जिनसे रेडिएशन निकलती है बाहर। जो कौन कौन सी रेज निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा। इन तीनों रेडियो विकिरणों का उत्सर्जन जो तत्व करता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, जैसे प्लूटोनियम। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या बताओगे बेटा? सॉरी 92 होता है ना, 90 तो थोरियम का होता है, 92 पे आएगा। यूरेनियम मेरे दिमाग में थोरियम चल रहा था। हाँ 92 होगा बेटा, 90 नहीं होगा। ठीक है ज्ञानेश, 92 पे 90 नहीं होगा, 90 पे थोरियम होता है। ठीक है 90 पे तो थोरियम होता है, 92 पे यूरेनियम आता है, 90 पे थोरियम होता है। चलो सुनो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कहां काम में लेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम को काम में लिया जाता है क्या करने के लिए? यूरेनियम का आइसोटोप काम में लिया जाता है। कौन सा आइसोटोप अभी बताएंगे आपको। ये कहां पर काम में लिया जाता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में लिया जाता है। अब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संयंत्र। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, जहां पर नाभिकीय अभिक्रिया करवाते हैं। 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ये सब डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगी, तुम लोग अभी मत घबराओ। फिलहाल आपको इतना जानना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्रों में हम यूरेनियम को काम में लेते हैं किसके तौर पे? एज ए फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ये ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है बेटा, कहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इससे क्या क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको एज ए फ्यूल काम में लेकर एक तो बनाते हैं बेटा एटॉमिक बॉम्ब। क्या बनाते हैं? एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, जिसको हम परमाणु बम कहते हैं। और दूसरा हम इसी को एज ए फ्यूल रखकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली बनाते हैं हम, बिजली बनाते हैं। अब कैसे बनती है आज मोटा मोटा बता रही हूं, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। सुनो आगे मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगी, सुनिए। परमाणु भट्टी होती है, उसमें 2 तरीके की रिएक्शन होती है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिजन में भी अगर कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाते हैं, कंट्रोल करके बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन करवाते हैं, एनर्जी निकलती जाती है और लास्टली इतना एनर्जी निकल जाता है कि उसे हम एटम बम बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं।
लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी बनाना इतना आसान नहीं होता, डेंजर भी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एटम बम बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम यूरेनियम धातु को काम में लेते हैं। अब सुनो, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप काम में लेते हैं? यूरेनियम का हम एक आइसोटॉप काम में लेते हैं जिसको यूरेनियम 235 बोलते हैं, 235। ये क्या है? ये यूरेनियम का आइसोटॉप है बेटा। आइसोटॉप्स में पढ़ा चुकी हूं, क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। अब मैं ये बात नहीं बताऊंगी कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम का 235 नंबर वाला यूरेनियम 235 आइसोटॉप समस्थानिक काम में लेते हैं, जिससे हम एटम बम बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और यहीं पे आपको एक चीज मैं आपको और बता देती हूं, यही आइसोटॉप यूरेनियम 235, इसी आइसोटॉप को यूरेनियम डेटिंग में भी काम में लिया जाता है। यूरेनियम डेटिंग करने में भी काम आता है। अब यूरेनियम डेटिंग क्या होती है बेटा? जिस प्रोसेस से हम किसकी उम्र का पता लगाते हैं? चट्टानों की उम्र का और धरती की उम्र का पता लगाते हैं। यूरेनियम डेटिंग में हम क्या करते हैं? यूरेनियम का 235 नंबर वाला आइसोटॉप काम में लेते हैं और इससे क्या करते हैं? पृथ्वी की आयु पता करते हैं, है ना? धरती कितने पुराने साल से एग्जिस्ट कर रही है और कोई भी चट्टान है, ये चट्टान कितनी पुरानी होगी, तो चट्टानों की आयु का पता करने के लिए और साथ में क्या बताओगे बेटा? धरती की आयु पता करने के लिए हम करते हैं यूरेनियम डेटिंग, जिसमें यूरेनियम का 235 नंबर वाला समस्थानिक काम में लिया जाता है, यूरेनियम 235 आइसोटॉप काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, यूरेनियम 238 से क्या बनता है? यूरेनियम 238 से बनाए गए थे हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना, वो वाले। आगे बात समझ में? तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 90 में 90 पे इसके बाद वाला थोरियम आएगा। ये एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, अपने आप टूटता रहता है ये, और इसका काम सबसे ज्यादा परमाणु भट्टी में किया जाता है। परमाणु भट्टी में इसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं और ये ईंधन से क्या? इसी ईंधन से हम बिजली बनाते हैं, इसी से हम परमाणु बम बनाते हैं। और कौन सा आइसोटॉप काम में लेते हैं? यूरेनियम 235। और यही यूरेनियम 235 हम यूरेनियम डेटिंग में काम लेते हैं। यूरेनियम डेटिंग से हम किसकी उम्र का पता लगाते हैं कि धरती कितने साल से है। पृथ्वी की आयु पता करने के लिए कोई चट्टान है, कोई हिमालय पर्वत है, उसको पर्वत कितना पुराना से एग्जिस्ट कर रहा है, उसे यूरेनियम डेटिंग करते हैं। एक करते हैं कार्बन डेटिंग, जिसमें कार्बन के आइसोटॉप्स काम में लेते हैं। कार्बन डेटिंग आगे पढ़ाएंगे आपको, फिर सुन लो, अभी कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। उससे हम फॉसिल्स की, जीवाश्मों की आयु का पता करते हैं कार्बन डेटिंग में। और यूरेनियम डेटिंग में हम पृथ्वी और चट्टानों की आयु का पता करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैम ये यूरेनियम कहां से निकालते हैं? ये सुनो जरा, यूरेनियम का एस होता है, इस एस को कहा जाता है पिच ब्लेंड। बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिच ब्लेंड हिंदी में सेम नाम है बेटा। पिच ब्लेंड कौन सी तत्व का? पिच ब्लेंड कौन से तत्व का एस होता है? इसका फॉर्मूला होता है UO2, ये इसका फॉर्मूला है और इसी से हम यूरेनियम को निकालते हैं। अच्छा पता है इससे सबसे पहले यूरेनियम को किसने प्राप्त किया था? मैडम क्यूरी ने। हाँ जी, मैडम क्यूरी, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले यूरेनियम को पिच ब्लेंड से निकाला था, मैडम क्यूरी ने निकाला था बच्चों। इसलिए जब एग्जाम में आता है यूरेनियम की खोज किसने की थी, तो आप क्या करके आओगे? मैडम क्यूरी ने की। और पता है इसी एस को, इसी पिच ब्लेंड को येलो केक कहते हैं बेटा, पीला केक कहते हैं। अब पीला केक ये खाने वाला नहीं है केक, समझना, इसी को येलो केक कहते हैं, इसी को पीला केक कहते हैं बेटा, खाने वाला केक नहीं है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, हम यूरेनियम को कहते हैं मेटल ऑफ होप, आशा की धातु। इसी यूरेनियम को नाम दिया गया है रिसेंटली में, इसी को नाम दिया गया मेटल ऑफ होप। क्यों दिया गया बेटा मेटल ऑफ होप का नाम? आशा की धातु। अगर आपसे पूछे मेटल ऑफ होप किसको कहते हैं, हमें कौन सी धातु से फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं, तो वो है यूरेनियम, आशा की धातु कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं? सुनो, ऐसा कहते हैं कि हजारों साल बाद, 1000 साल तो लग जाएंगे, हम तो निकल लेंगे, है ना, हजारों साल बाद ऐसा समय आएगा जब कच्चा तेल, फॉसिल्स खत्म हो जाएंगे हमारे पास, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं बनेगा, तो हम फ्यूल के लिए, हम ईंधन के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? यूरेनियम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ फ्यूल ईंधन हम किसको हम एज ए ईंधन काम लेंगे? तो यूरेनियम को। इसीलिए इसको कहा जाता है मेटल ऑफ होप। भैया जब फॉसिल्स, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल ये सब बनना बंद हो जाएगा, तब हमें लास्ट में एक आशा रहेगी, एक होप रहेगी, किससे? कि भैया हम ईंधन के रूप में यूरेनियम को काम में ले लेंगे, हम ईंधन के रूप में यूरेनियम को काम में ले लेंगे। इसीलिए अगर आपसे पूछे मेटल ऑफ होप किसको कहते हैं, आशा की धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। पीला केक किसको कहते हैं? यूरेनियम को। यूरेनियम का जो एस होता है ना, ये केक की फॉर्म में मिलता है ना, केक मतलब समझ रहे हो ना, केक की फॉर्म में मिलता है, पीले रंग का, हल्के से पीले रंग का होता है। चलो गूगल पे फोटो दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है पिच ब्लेंड, ठीक है, PITCH, पिच ब्लेंड अब आएगा। पिच ब्लेंड ये रहा, देखो, ये देखो, आपको इमेजेस दिखाते हैं, ये रहा बेटा, ये देखो, ऐसा लग रहा है ना केक है, अभी काट लूं मैं, चलो इस फोटो में देखो, ये दिख रहा है केक सा, इसलिए इसका नाम पीला केक पड़ा है बेटा। अब एक केक जैसा सोच लो, वैसा केक नहीं है बेटा, ऐसा मिलता है केक जैसा कि मैं काट लूं और हैप्पी बर्थडे कर लूं, है ना बेटा, बर्थडे करोगे ना जहां पे वो खत्म ही हो जाएगा, तो कोशिश मत करना। चलिए, तो मेटल ऑफ होप किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। और ऐसा ही नेक्स्ट 90 नंबर पे जो आता है, जो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसे कहते हैं थोरियम। हमारे पास किसकी खदानें हैं? थोरियम। इंडिया के पास सबसे ज्यादा थोरियम है, थोरियम का सिंबल TH होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, ये 90 नंबर पे आता है। और मैं आपको बता दूं, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये भी क्या निकालता होगा? ये भी अल्फा बीटा गामा रेज निकालता होगा। ये भी एक रेडियोधर्मी तत्व है, ये भी अपने आप टूटता है, इसका भी स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, इससे भी अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अंकित बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या एप्लीकेशन पे पुरानी क्लासेस देखने में? अजय बेटा बिल्कुल हो जाएगा, अलग से कोई बैठ लेने की जरूरत नहीं है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और आपको मैं बताऊं, इसका एस कहां से यूरेनियम को निकालते हैं? जैसे अगर सॉरी यूरेनियम को कहां से निकालता है? पिच ब्लेंड से। अब आपसे पूछे थोरियम को कहां से निकालते हैं? थोरियम का जो एस होता है उसका नाम होता है मोनाजाइट। क्या नाम होता है बेटा? मोनाजाइट। और हमारे भारत देश के पास थोरियम के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, कहां कहां मिलता है ये मोनाजाइट? सुनिए, झारखंड में एक जादूगिरा करके जगह है, उस मिट्टी के अंदर थोरियम का मोनाजाइट और पाया जाता है। केरल में पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है बेटा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे जगह पर क्या पाया जाता है? मोनाजाइट पाया जाता है। इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे देश के पास सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है? हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है? तो हम सबसे ज्यादा थोरियम पे डिपेंडेंट है बेटा, हम सबसे ज्यादा थोरियम पे डिपेंडेंट है बेटा। आई बात समझ में? ओके अंकित, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जहां जहां ऐसे ऐसे तट
जिन तटों की मिट्टी के अंदर, ऐसे तट जिनकी मिट्टी के अंदर थोरियम के पार्टिकल्स हैं, उन तटों के ऊपर एक तरीके का पॉल्यूशन हो रहा है, जिस पॉल्यूशन को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो पता है सीडीएस का एक पेपर होता है, उस सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि जो केरला के तट हैं, तट समझते हो ना बेटा, केरला के जो तट हैं उसके ऊपर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, वहां के लोगों के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से उन लोगों की स्किन में इंफेक्शन हो रहा है, कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं उधर। तो ऐसा पॉल्यूशन, ऐसा प्रदूषण जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होता है, उसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं बेटा। तो केरला के तट के अंदर जो मिट्टी मिल रही थी, उस तट के आसपास जो मिट्टी मिल रही थी, उस मिट्टी में मोनाजाइट ज्यादा है, और मोनाजाइट में क्या है, थोरियम है, और थोरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ये तो अपने आप टूटता रहता है, वहां पे टूटता है तो ये अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। और आप जानते हैं ये रेडिएशंस हमारे बॉडी के लिए क्या होती है बेटा, हार्मफुल होती हैं। गामा रेज तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, गामा रेज की तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है बेटा, यहां से यहां निकल जाती है पीछे। इसलिए वहां के लोगों को जो पॉल्यूशन हो रहा है, वहां के लोगों को त्वचा में इंफेक्शन हो रहा है, उन लोगों के फेफड़ों में इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सीडीएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि केरला के तटों पर जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो मोनाजाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां की मिट्टी में मोनाजाइट मिलता है, और मोनाजाइट में क्या है, थोरियम है, और थोरियम तो अपने आप टूटेगा तो अल्फा बीटा गामा रेज निकालेगा, और ये रेज तो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगी तो नुकसान पहुंचाएंगी बेटा, है ना। ठीक है, मैं आपकी नाक पे क्या हो गया, मेरे बेटे ना कुछ हाथ में कुछ ले रखा था, और कल वो खेल रहा था ऐसे करते करते, कल 2-4 दिन पुरानी बात होगी, कल फिर वही मार दी उसने, तो ऐसे हो गया, लग गया, तब से मेरे यहाँ पे नाक में ऐसे चोट सी लगी बेटा, प्रॉब्लम हो रही है देवांश। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखना। और इंडिया के पास ज्यादा क्या है, थोरियम है। हम थोरियम को बाकी के देशों को देते हैं, बदले में हम बाकी के फ्यूल सब्सटेंसेस, बाकी के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लेते हैं। और ये कहाँ होता है, झारखंड में ना जादूगिरा जगह, कोई बच्चा जानता होगा, केरला में हो गया, ओडिशा में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, यहाँ पर ये ज्यादा पाया जाता है। और वहाँ के लोगों को रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को कैंसर ज्यादा होने के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि रेस के कॉन्टेक्ट में आओगे तो कैंसर ज्यादा होगा बेटा। ठीक है अंकित बेटा, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी कुछ दिनों से एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई है, लेकिन जिन बच्चों ने अपडेट कर लिया उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, पुरानी क्लासेस डाउनलोड नहीं हो पा रही है, पुरानी क्लासेस चलने में प्रॉब्लम है, वो इस वीक पूरा वीक रहेगी, क्योंकि सर्वर चेंज हो रहा है बेटा, है ना। और जब सर्वर चेंज हो रहा है, प्राइवेट सर्वर चेंज कर रहे हैं वो लोग, और जब ये सर्वर चेंज हो जाएगा, संडे तक का नाम लिया है, तो आपकी पुरानी क्लासेस अच्छे से चलने लग जाएंगी। तो बच्चों, इसी के साथ आज हमारी मैथ्स सारी खत्म होगी। अब नोट डाल के थोड़ी बहुत पॉइंट लिख लो, नोट डाल के कुछ 1-2-4 पॉइंट बचे हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा बताओ, इतनी मैथ्स करवाई है मैंने, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु किसको बोलते हैं, लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु। एक बच्चा कह रहा है कैल्शियम नहीं करवाया, बेटा कैल्शियम ना याद करो, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, जिप्सम बनाने में कैल्शियम सल्फेट, है ना, ये सारी चीजें पहले पढ़ा दी। नवीन बेटा कैल्शियम से बनने वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में करवा चुकी हूं। वीडियो डाउनलोड नहीं होंगे बेटा, प्राइवेट सर्वर है ही नहीं, अभी नया लगा है प्राइवेट सर्वर, इसलिए वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रही है। चलिए सुनिए, लाइटेस्ट मेटल पूछे तो क्या करके आओगे, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, 2 नंबर पे क्या आता है बेटा, हीलियम गैस होता है, वो नॉन मेटल होता है, 3 नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम पीरियोडिक टेबल का पहला धातु है, टॉपिक नंबर 3 है, धातु पहला है। अगर आपसे पूछे बेटा कि हेवीएस्ट मेटल कौन सी है, हेवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु कौन सी है, इसी साल टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 वाले ने पूछा था, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है बेटा। कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम। ऑस्मियम का सिंबल OS होता है। अगर आपसे पूछे हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है, सबसे कठोर धातु, वो प्लैटिनम करके आना बेटा, प्लैटिनम। प्लैटिनम का सिंबल PT होता है, प्लैटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। अगर आपसे पूछे मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर, भविष्य की धातु किसको माना गया है, मेटल ऑफ होप नहीं है बेटा, ये आशा की धातु नहीं है। देखो, अगर आपसे पूछे मेटल ऑफ होप, आशा की धातु किसको बोलते हैं, तब तो यूरेनियम करके आओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे मेटल ऑफ फ्यूचर, हम फ्यूचर में सबसे ज्यादा कौन सी धातु को काम में लेने वाले, टाइटेनियम। टाइटेनियम बच्चों, टाइटेनियम ना, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, एक तो इस पे जंग वंग नहीं लगता है ना, पानी वानी में सड़ती गलती नहीं है। इसलिए आप जानते हैं जो इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, आपने सुना है ना कि फलाना इंसान की हड्डी टूट गई, अब उसको रोड डली है यहाँ पे। आप जानते हैं वो रोड किसकी बनी हुई होती है, कोई हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी की जगह जो हम रोड डलवाते हैं उनको इम्प्लांट कहते हैं। इम्प्लांट का मतलब होता है कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा दिया। रोड क्या है, आर्टिफिशियल है, वो भी किसका बनता है, टाइटेनियम के बनते हैं बेटा। हड्डी वड्डी टूटने के बाद जो रोड डलती है उसको क्या, वो टाइटेनियम की बनती है बेटा। क्यों, हमारे शरीर में तो 68 से 70% पानी है, ऐसी धातु लगानी पड़ेगी जो पानी से गले नहीं तो भैया पता लगे रोड लगाई थी गल गई, उस पर जंग लग गया अंदर ही अंदर है तो ऐसी धातु ना, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, पानी में सड़ती गलती नहीं है, वो ना होती है ना तो पानी में चलती है। बड़े बड़े क्रूज होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं दिन रात, उनके नीचे जो फटके होते हैं वो टाइटेनियम के बनते हैं, क्योंकि पानी से गलता नहीं है इसलिए, ठीक है। अगला आप बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो कंफ्यूज मत होना, मेटल ऑफ फ्यूचर, भविष्य की धातु पूछे टाइटेनियम, और आपसे पूछे स्ट्रेटेजिक मेटल कौन सी है। स्ट्रेटेजिक मेटल का मतलब होता है रणनीति बनाने में, रणनीति कहां काम आती है, युद्ध करने में। और युद्ध आप जानते हैं किससे होते हैं, हथियारों से होते हैं, अस्त्र शस्त्र से होते हैं। तो बेटा ये हथियार जो युद्ध में काम में लिए जाते हैं वो भी किसके बनते हैं, टाइटेनियम के बनते हैं, इसीलिए इसको रणनीति धातु कहा गया है, स्ट्रेटेजिक मेटल कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि इटाई रोग कौन सी धातु की वजह से होता है, इटाई डिजीज, हिंदी में सेम नाम है, इटाई रोग, इटाई रोग कौन सी धातु के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से। कैडमियम धातु होती है, अगर ये धातु हमारे शरीर के अंदर चली जाती है तो पता है क्या करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को बैंड कर देता है। जापान में एक जगह है इटाई, वहां पे इस बीमारी के बारे में सबसे पहले पता लगा था। जिन लोगों को इटाई हो जाता है उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होता है वैसे मुड़ जाता है, इंसान ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं बेटा। अनीमिया नहीं होता है, अनीमिया क्या होता है बेटा, अनीमिया होता है बेटा खून की कमी, आयरन की कमी से होता है अनीमिया, पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना। तो इटाई कौन सी धातु के अणु की वजह से होता है, कैडमियम धातु के अणु की वजह से होता है। क्या काम करता है बता देना, इटाई में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है वैसे मुड़ जाती है, हाथ की हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी, हाथ ऐसे रह जाएगा। आयरन की कमी से अनीमिया होता है बेटा, वो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, मैंने पढ़ाया है कि खून बढ़ाने वाली दवाइयों में क्या होता है, खून बढ़ाने वाली दवाइयों में आप बताओगे आयरन होता है। अगर आपसे पूछे सॉफ्ट मेटल कौन सी होती है,
मुलायम धातु कौन सी होती है जिनको आप चाकू से काट सकते हो? 2 सॉफ्ट मेटल होती हैं, बाकी सारी हार्ड होती हैं। कौन कौन सी? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को नाट्रियम कहते हैं, के को पोटेशियम कहते हैं। कौन सी धातु पानी के ऊपर तैरती है? ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले करवा देती हूँ, पहले करवा चुकी हूँ सारी। सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से काट सकते हो, दे कैन कट विद अ नाइफ, ये चाकू से काट सकते हो आप। जबकि हार्डेस्ट मेटल पूछे तो क्या करके आओगे? प्लैटिनम। सबसे हल्की धातु पूछे लिथियम, सबसे भारी धातु पूछे ऑस्मियम, रणनीति धातु पूछे टाइटेनियम, आर्टिफिशियल रोड कृत्रिम इंप्लांट्स बनाने में टाइटेनियम, मेटल ऑफ फ्यूचर पूछे टाइटेनियम, मेटल ऑफ होप पूछे यूरेनियम, पिच ब्लेंड से क्या निकलता है? यूरेनियम। मोनोजाइट से क्या निकलता है? थोरियम। सीने बार से क्या निकलता है? मरकरी। सीने बार से क्या निकलता है? मरकरी। ठीक है। अगर आपसे पूछे गैलेना से क्या निकलता है? लेड निकलता है। ठीक है। जिंकाइट से क्या निकलता है? जिंक निकलता है। ये सारे और एस के सारे आपको याद करने हैं। इसी के साथ हमारा मेटल चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर केमिस्ट्री का, क्वेश्चंस का भंडार है इस चैप्टर में, ये खत्म हो गया है बेटा। मेटल चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसी एक दिन में आपका सरप्राइज टेस्ट रखने वाली हूँ, जितना पढ़ाया है उतना। डेट नहीं बताऊंगी, हाँ ये बता देती हूँ कि जुलाई महीने में मैंने जितना पढ़ाया है उसके 30 क्वेश्चंस का एक दिन में क्लास में टेस्ट लेने वाली हूँ। और देखते हैं, वैसे गैस अभी करवाई नहीं है मैंने, गैस नॉन मैटर्स में आती है, नॉन मैटर्स शुरू करेंगे तब आएंगे बेटा। ठीक है। मैं जुलाई में आपका एक दिन किसी दिन सरप्राइज टेस्ट रखूंगी, 30 क्वेश्चन दूंगी, 30 के 30 आंसर कौन कर पाता है वो देखेंगे हम। डेट नहीं बताऊंगी, किसी भी दिन कर लूंगी मैं। ठीक है, आपको तैयार है ना? लेकिन जितना पढ़ाया है उसी से पूछूंगी। अब हम कल की क्लास में शुरू करेंगे बेटा नॉन मैटर्स। धातुओं के जो विपरीत गुण रखता है उसे नॉन मैटर कहते हैं। अरे मैटर्स की जो प्रॉपर्टी नहीं रखता है उसे नॉन मैटर कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे मैटर्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? अधातु होते हैं, नॉन मैटर्स होते हैं। ठीक है। नॉन मैटर्स में बेटा गैसेस पढ़ेंगे, नोबल गैस पढ़ाएंगे आपको, कार्बन पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, इन सबसे क्लोरीन, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाएंगे। हाँ, इसी चैप्टर के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा आपका। इस चैप्टर में बहुत कुछ खत्म हो गया बेटा, नवीन बेटा करवा देंगे डॉक्टर। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। एक दिन किसी भी दिन में मैटर्स, एक बार नॉन मैटर्स खत्म होने दो, फिर मेटल नॉन मेटल के कम से कम 100 क्वेश्चंस लाके आप लोगों से डिस्कस करूंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, फिर देखेंगे आपने कितना पढ़ा है, फिर देखेंगे कितना पढ़ा है आपने।